स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो एक डाइवर्जेंस थ्योरम है। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम है। और ये स्टोक्स थ्योरम जो है वो एक कर्ल थ्योरम है। ठीक है, इसको आप कर्ल थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल भी ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, क्या इसका स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर स्टोक्स थ्योरम का ओवरऑल बात करें तो स्टोक्स थ्योरम हमें बताता है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम हमें क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, कन्वर्जन नहीं होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ये कहता है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है ए। ठीक है, सॉरी एस सरफेस है कोई। ठीक है, ये कोई एस सरफेस है। ठीक है, किसी ए वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, किसी ए वेक्टर फील्ड में ये एस सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है इसका बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है इसका, ये बाउंड्री को हम लोग अगर एल बोले हैं, ठीक है, ये कर्व अगर बोले एल बोलिए या सी बोलिए। ठीक है, बस ये क्लोज कर्व है, इतना याद रखिए। ठीक है, ये क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, तो अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और ये क्या है, इसका बाउंड्री है। ठीक है, तो इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे जो ये वेक्टर है, ठीक है, इसका कर्ल, ठीक है, इसका कर्ल का, इस वेक्टर का कर्ल का जो सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये जो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर मतलब कि जो हम लोग लिखते हैं कर्ल ऐसे करके। ठीक है, बस वैसे ही लिखना है, यही होता है कर्ल। ठीक है, या फिर आप कर्ल ए लिखिए या फिर ऐसे करके लिखिए। ठीक है, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये मतलब स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से जो ये कहा जाता है कि ये जो सरफेस के अंदर, ठीक है, सरफेस पे जो कर्ल होगा ए का, उसका जो इंटीग्रल होगा, ठीक है, उसका जो इंटीग्रल होगा वो इस बाउंड्री का जो लाइन इंटीग्रल होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, उसके बराबर होगा। ठीक है, वेक्टर ए का बात किया जा रहा है। ठीक है, वेक्टर ए फील्ड में है तो ए का ही बात किया जा रहा है कि तो जो उसका कर्ल होगा, उसका जो सरफेस इंटीग्रल है, उसका जो इंटीग्रल है, ये जो बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, लाइन पे जो इंटीग्रल है क्लोज लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा उस वेक्टर का। ठीक है, मतलब कि बस ये समझ लीजिए कि यहाँ का जो सरफेस इंटीग्रल है कर्ल का ए का, वो बाहर का जो लाइन इंटीग्रल है ए का, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एल जो है, ठीक है, ये जो ए है और डेल क्रॉस ए मतलब कि जो कर्ल है, मतलब कि जो वेक्टर फंक्शन है और उसका जो कर्ल है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो सरफेस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये जो सरफेस ले रहे हैं वो टू साइडेड होना चाहिए, ओपन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल, ओपन सरफेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक अपने सामने जो है एक पेपर रखिए। ठीक है, जो पेपर आप लेके आप चलते हैं, जो मान लीजिए कोई भी पेपर आप ले लीजिए, उसका क्या होता है, एक आगे का साइड होता है, एक पीछे का साइड होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, दो साइडेड हुआ है कि नहीं, उसके पास दो साइड है, आगे साइड है, पीछे भी साइड है। पेपर का, एक पेपर का दो साइड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा ही पेपर पे, मतलब कि ऐसा ही सरफेस पे जो है वो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सरफेस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जिसका सरफेस ओपन होता है, दो साइडेड वाला सरफेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, और एक साइडेड वाला सरफेस जो होगा उस पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक साइडेड वाला सरफेस का जो है एग्जांपल होता है मोबियस स्ट्रिप। ठीक है, मोबियस स्ट्रिप एक एग्जांपल होता है। ठीक है, जो आपको आगे जो है वो लिख के बता के फिगर भी दे दिया गया है और आपको जो है वो स्क्रीन पे एक इमेज भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ये समझ गए। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट द सर्कुलेशन, देखिए सर्कुलेशन लिखा हुआ है यहाँ, सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जो लाइन इंटीग्रल है अराउंड ए क्लोज पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल है उसी को हम लोग सर्कुलेशन, मतलब लाइन इंटीग्रल वाला वीडियो आप लोग देखे होइएगा तो उसको आपको पता होगा। ठीक है, तो वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए का बात किया जा रहा है अराउंड ए पाथ एल। ठीक है, ये पाथ हमने लिया एल। ठीक है, इसी का इंटीग्रल का बात किया जा रहा है। ठीक है, टू द सरफेस, ठीक है, टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए। ठीक है, ये जो सरफेस इंटीग्रल होगा, यहाँ जो कर्ल ए होगा, ठीक है, डेल क्रॉस ए, ठीक है, इसका सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, और वही क्या है,
जो है ओपन सरफेस का बात किया जा रहा है। ओपन सरफेस समझ गए क्या होता है, ठीक है। और ए वेक्टर और डेल क्रॉस ए जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। यही हो गया स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे एक अलग स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखा गया है, आपको जैसा पसंद होगा वहाँ पे ऐसा लिखिएगा, ठीक है। आगे एक और स्टेटमेंट है जो इसके बाद बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही लिखा गया है कि अगर एस जो है, ठीक है, एस जो है एक ओपन सरफेस है यानी 2 साइडेड सरफेस, ठीक है, बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व सी, ये एक ओपन सरफेस है और ये जो सी कर्व से बाउंडेड है, ठीक है। और ए जो है वो ए वेक्टर है, ठीक है। फंक्शन हैविंग कंटिन्यूस डेरिवेटिव, ठीक है, कंटिन्यूस डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है। मतलब कि ए और उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। ए वेक्टर और उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है। तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा, जो सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर कर्ल ऑफ ए का, वो बराबर होगा किसका, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ जो कर्व है उसका वेक्टर का, ठीक है। तो यही चीज़ बस क्या बोलते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ये जो चीज़ लिखा हुआ है, अब आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। बस ये जो बस आपको बताने के लिए है कि ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। मेन आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हुआ ये आपका, ये स्टेटमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट हो गया, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये वाला जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। बस ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, ये जो इसका मतलब हुआ क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है, ए वेक्टर है, इज इक्वल टू जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए, ठीक है, ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। ऐसे आपको बस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखिएगा और इसको पढ़ा कैसे जाता है वो याद रखिएगा। तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट भी वही है, ठीक है। और फिगर बना के आप बता दीजिएगा कि ये जो सरफेस है, ठीक है, और सरफेस में जो है ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्लोज कर्व है जिसको हम लोग एल ले लिए हैं या फिर आप सी ले सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं सी लेता है, कहीं कहीं एल लेके बताता है, ठीक है। और इसको जो है ये बाउंड्री जो है वो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा से बना हुआ है जिसको हम लोग प्रूफ में देखेंगे कि इसका डिटेल क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। एल या सी जो है वो कर्व है, डी एस जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट है, मतलब एस अगर ये जो है बड़ा एरिया है तो इसका जो जब भाग करेंगे बहुत छोटा छोटा भाग, तो एक भाग को हम लोग डी एस बोलेंगे, ठीक है। और एस जो है वो सरफेस है, ओपन सरफेस, डी एल स्मॉल एलिमेंट है जो कर्व का है। ये जो कर्व हुआ तो कर्व अगर एल है, ठीक है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट जो है वो छोटा सा टुकड़ा डी एल, ठीक है। ये ले लिए। क्लोज पाथ के लिए जो है, क्लोज सरफेस के लिए जो है सरफेस इंटीग्रल ओवर जो है कर्ल ऑफ ए है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बस आपको जो चीज़ बताया गया वही चीज़ लिखा गया है कि द सरफेस इंटीग्रल ओवर विच स्टोक्स थ्योरम इज़ अप्लाइड, ठीक है। जो ऐसा सरफेस मतलब जहाँ जिस पे जो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, हैव 2 सरफेसेस, ठीक है, 2 सरफेसेस होना चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव 2 सरफेसेस। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू सरफेस लाइक मोवियस स्ट्रिप, ठीक है, मोवियस स्ट्रिप जैसा कोई सरफेस एक होगा जिसमें एक ही सरफेस होगा, ओनली वन सरफेस, उस पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मोवियस स्ट्रिप का एक एग्जांपल फिगर जो है वो 3D यहाँ पे बनाने का कोशिश किया गया है लेकिन हमसे बना नहीं है। बस ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, बस आपको एक आइडिया के लिए। और जो असली इमेज है, ठीक है, कि मोबियस स्ट्रिप दिखता कैसे है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा ही होता है, मोबियस स्ट्रिप होता कैसे है कि मान लीजिए कोई एक पेपर का स्ट्रिप है, ये एक पेपर का जो है वो एक मान लीजिए एक पेपर को लंबा ऐसे काट लीजिए, ठीक है, काट लीजिए। और जब ये अभी सीधा है, ठीक है, ये अभी स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस एंड को, ठीक है, इस एंड को, ये वाला जो छोर है इसको और ये वाला छोर को मिला दीजिए, ठीक है। तो मिलाने के बाद आपको कैसा दिखेगा, जब आप छोड़ के मिलाइएगा तो आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे करके ऐसे आएगा और यहाँ पे ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा। जब आप छोड़ मिलाइएगा तो ऐसे करके सर्कल बन जाएगा एक। और उसी को क्या कीजिए, आप इसको घुमा के जब मिलाइएगा, ऐसे घुमा के जब मिलाइएगा तो घुमा के मिलाइएगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, घुमा के मिलाइएगा तो ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट को लिए, ठीक है, किसी एक पॉइंट से हम लोग इसको यहाँ पे मार्क किए, ठीक है। तो एक पॉइंट से चले, अब इससे हम चलेंगे, ठीक है, इससे हम चलेंगे और इसके सर्कल पे इसके राउंड राउंड जहाँ जैसे जैसे गया है वैसे वैसे हम जाएंगे। तो क्या हुआ कि जहाँ से हम चले वहीं पे पहुँच गए। मतलब कि अगर एक बार पेन उठा के कुछ चले किसी पॉइंट से तो बिना पेन को हटाए उसी पॉइंट पे फिर हम पहुँच गए, ठीक है।
तो ऐसे सरफेस जो है, ऐसे सरफेस को मोबियस स्ट्रिप बोला जाता है, जिसमें एक ही सरफेस होता है। तो एक ही सरफेस वाले पे स्टोक्स थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और आपको पता है, देखिए यहाँ पे ये मेन बात है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपको पता है कि जो कर्ल है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, जो सरफेस इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल का वीडियो अगर आप लोग देखे होइएगा, या फिर सरफेस इंटीग्रल या फिर लाइन इंटीग्रल के बारे में अगर आपको पता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आपको पता है कि सरफेस इंटीग्रल जो है, सरफेस इंटीग्रल जो है और लाइन इंटीग्रल जो है, तो सरफेस इंटीग्रल हमें देता है फ्लक्स, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल हमें देता है फ्लक्स और लाइन इंटीग्रल हमें देता है वर्क डन, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे और एक डिफिनेशन है, मतलब कि और एक स्टेटमेंट है कि द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन ए ओवर सरफेस एस, कोई एस सरफेस है, इसका जो वेक्टर फंक्शन का क्या होगा, कर्ल होगा, ठीक है, इसका जो कर्ल होगा यानी कि फ्लक्स होगा इसके इस पे ओवर सरफेस एस ऑफ एनी शेप, ये जो सरफेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए ओवर बाउंड्री सी, ठीक है, बाउंड्री जो होगा उसका, उस बाउंड्री सी का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसके बराबर होगा, ठीक है, यही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दिया गया है कि फ्लक्स ऑफ जो कर्ल ए है, ठीक है, कर्ल ए जो है वो बाउंड्री ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ना कि सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे डिपेंड नहीं करके किस पे डिपेंड कर रहा है, बाउंड्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक सरफेस लिए हैं। इस सरफेस को सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सरफेस है, सरफेस को हम लोग एस मान लिए, ठीक है, सरफेस को एस मान लिए, और ये जो बाउंड्री है इसका, ठीक है, सरफेस का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है, सी मान लिए या एल मानिए, ठीक है, एल मानिए या सी मानिए, ठीक है। तो सरफेस को एस मान लिए और बाउंड्री को एल मान लिए, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिए, तो इस छोटे टुकड़े को हम लोग क्या मान लिए, डेल्टा एस आई, ठीक है, इस छोटे टुकड़े को हम लोग क्या मान लिए, डेल्टा एस आई, ठीक है। ये आई एलिमेंट है, मान लीजिए ये छोटा सा एलिमेंट जो लिए है वो आई लिए हैं, ठीक है। और अगर ये एस है तो ये डेल्टा एस होगा, छोटा सा टुकड़ा। ये अगर एस है, ये पूरा सरफेस जो है एस है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा डेल्टा एस ले लिए, और आई एलिमेंट है इसीलिए डेल्टा आई लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब हम लोगों के पास अगर बस इसी चीज़ को फोकस कीजिए, बस ये वाला चीज़ को फोकस कीजिए, ठीक है। ये जो टुकड़ा हम लोगों ने लिया है, इस छोटे टुकड़ा को इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो छोटा बोलने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो टुकड़ा हम लोग लेंगे, ठीक है, जो छोटा टुकड़ा लिया जाएगा वो छोटा टुकड़ा इतना छोटा होना चाहिए, ठीक है। जो छोटा टुकड़ा आप लोग जो सरफेस का छोटा टुकड़ा लिया जाएगा, वो छोटा टुकड़ा इतना छोटा होना चाहिए कि उसके हर एक पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो उसका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है। कोई कर्व, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का अगर छोटा सा टुकड़ा हम ले, ठीक है, इस कर्व का छोटा सा टुकड़ा ले, इस पे परपेंडिकुलर खींचे तो इसका डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे छोटा टुकड़ा ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर खींचे तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे इसका डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो ऐसा टुकड़ा नहीं लेना है, इतना छोटा टुकड़ा लेना है या फिर इतना बड़ा टुकड़ा लेना है जहाँ पे हम लोगों को उस टुकड़े का हर एक पॉइंट पे जब नॉर्मल खींचा जाएगा, जब परपेंडिकुलर होगा, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऐसा जब कीजिएगा तो आपको एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो वही सरफेस हम लोगों को चाहिए, तो ठीक है। तो कितना छोटा टुकड़ा करना है आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो अब लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कर्ल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल याद हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल अगर हम लोग देखें तो ठीक है, तो जो कर्ल होता है उसका डेफिनेशन देखा जाए, ठीक है, तो ये होता है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल बोलिए, ठीक है। मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कर्ल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम लोग इसके लिए अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, ठीक है, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं लिखा गया है,
लेकिन होता है, अगर आप लोग देखिएगा पीडीएफ जो मिला हुआ है आप लोगों को, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल या कर्ल और फिजिकल सिग्निफिकेंस नाम से वीडियो भी है और पीडीएफ भी है, ठीक है। तो उसको जब आप लोग देखिएगा तो आपको वहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ चीज़ मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन किया हुआ चीज़ मिलेगा। लाइन इंटीग्रल जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल है और जो भी सरफेस वहाँ पे लिया गया होगा वेक्टर ए के लिए, तो वही चीज़ वो क्या होता है, कर्ल होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे कर्ल लिखे, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे क्या लिख दिया, कर्ल लिख दिया, कर्ल के बराबर। अब ये कर्ल जो है पर यूनिट एरिया के लिए है, ठीक है। ये कर्ल जो है वो पर यूनिट एरिया के लिए है। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा डेल्टा एस आई लिया हुआ है, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है डेल्टा एस आई। तो इसको, इस कर्ल को अगर इस चीज़ के लिए लिखे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया। अब ये जो होगा, ठीक है, अब यहाँ पे जब लाइन इंटीग्रल होगा, अब ये जो चीज़, ये तो चीज़ हम लोगों ने यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसको, ठीक है। इसको जो है बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब ये लाइन इंटीग्रल अबाउट डेल्टा एस आई, ठीक है। लाइन इंटीग्रल लिखना है तो लाइन इंटीग्रल समझिए कैसे लिखा गया है, ठीक है। ये सरफेस के लिए लिखा गया है, ठीक है। ये डेल्टा एस आई के लिए लिखा गया है। अब हम लोग इस लाइन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका बाउंड्री जो है इसके लिए ये है, ठीक है। इसके लिए ये है लाइन इंटीग्रल। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये क्या है, ये बाउंड्री क्लोज है, ठीक है। ये बाउंड्री क्लोज है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल लिया गया है, ठीक है। और क्लोज लाइन इंटीग्रल के नीचे एल आई इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये बड़ा सरफेस है तो उसको एल माना, बड़ा सरफेस का बाउंड्री को एल माना, तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसके सरफेस का जो बाउंड्री होगा उसको एल आई मानेंगे क्योंकि आई एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो एल आई हो गया उसका बाउंड्री, छोटा सा टुकड़ा का बाउंड्री, ठीक है। तो उसी बाउंड्री पे क्लोज लाइन इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, किसका, वेक्टर ए का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या है, ये क्या है, लाइन का, ठीक है। और ये क्या है, इस सरफेस का, ठीक है। जो उस क्लोज लाइन इंटीग्रल में सरफेस एनक्लोज्ड है उसका ये है, ठीक है। और ये जो लाइन इंटीग्रल है वो बाउंड्री के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक के लिए, एक डेल्टा एस आई के लिए, ठीक है। एक डेल्टा एस आई के लिए हुआ। अब ऐसे बहुत सारे टुकड़ों से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टुकड़ों से बना हुआ है ये सरफेस, ठीक है। ये सरफेस जो है ऐसे बहुत सारे टुकड़ों से बना हुआ है। तो हर टुकड़ों को अब जोड़ेंगे तो ये एक के लिए हुआ, तो मान लीजिए एक के लिए हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला टुकड़ा था, ठीक है। ये वाला टुकड़ा के लिए हम लोग निकाल लिया। अब इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए निकालेंगे। तो सबके लिए क्या करेंगे, सबके लिए अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है तो छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, तो ये एक के लिए निकला है, ठीक है। ये एक के लिए निकला है, तो एक के लिए निकल गया। तो अगर सब के लिए निकालना है तो जितना टुकड़ा हुआ है उतना बार प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जितना टुकड़ा हुआ है उतना बार प्लस करना पड़ेगा। तो जितना टुकड़ा हुआ है उसको अगर n मान ले कि n टुकड़ा हुआ है तो एक से लेके n तक प्लस करना पड़ेगा। तो एक से लेके n तक प्लस कर दिए, उसको समेसन लिख दिए और जो चीज़ जैसे था वैसे ही लिख दिए। एक दो, एक से दो से लेके n तक प्लस हो रहा है, ठीक है। अब जो प्लस हो रहा है, ये जो टुकड़ा लिया है हम लोगों ने, इस टुकड़ा को मान लीजिए कि ये इतना छोटा टुकड़ा है, ये इतना नंबर हो गया है, मतलब कि जो टुकड़ा किया गया है हम लोग, जो टुकड़ा का नंबर है वो अनगिनत है, ठीक है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो n अगर इन्फिनिटी हो जाता है तो जो डेल्टा एस आई है, एरिया जो है, ठीक है, एरिया जो है वो जीरो के करीब हो जाएगा, ठीक है, जीरो के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये समेसन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से। इस समेसन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे और जैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये डी एस है एक छोटा सा एरिया एलिमेंट और डी एल है हमारे पास छोटा सा कर्व का जो है, लेंथ का जो है एलिमेंट, ठीक है। यही क्या है, हमारे पास स्टोक्स थ्योरम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लेंथ वाला है, ये जो पार्ट है, जो जोड़ने वाला पार्ट है, हर एक लेंथ, हर एक एलिमेंट को जोड़ने वाला पार्ट है, इस चीज़ को समझिए, उसके बाद ही आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ने वाला जो पार्ट है कि हर एक बॉक्स को, हर एक एलिमेंट को कैसे जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, ठीक है। ये प्रूफ लिखने से पहले आपको ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले, इस फिगर को बना के, ठीक है, उसमें से तीन एलिमेंट हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तीन एलिमेंट, इसका तीन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। इसका तीन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट ले लिया यहाँ पे,
ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका जो ए का डायरेक्शन है, ठीक है, इसका वेक्टर का जो डायरेक्शन है और इसका डीएल का जो डायरेक्शन है उसको क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन को और ई जो ए का डायरेक्शन और ए एल डी एल का डायरेक्शन है इस बॉक्स के लिए, ठीक है, ए बी सी डी इसको मानिए, ठीक है, ए बी सी डी मानिए इसको, ठीक है, ये वाला बॉक्स जो है। तो लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल इस बॉक्स के लिए ए बी सी डी के लिए, ठीक है, लाइन इंटीग्रल जो होगा ए बी सी डी ए, ठीक है, मतलब कि क्लोज लाइन इंटीग्रल जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से पहुँच गया, ठीक है। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो हम लोग कैसे देते हैं, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल देते हैं, ठीक है, ए डॉट डी एल। और जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, ए डी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा में ये थीटा जो है, ठीक है, कॉस थीटा में ये जो थीटा है, तो क्योंकि दोनों का ए और डी एल का जो डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो होगा, ठीक है। तो एंगल जीरो होगा तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है, कॉस जीरो हो जाएगा तो ये जैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। कॉस जीरो हो जाएगा तो ये ए डी एल का ए डी एल ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जो हम लोगों ने तीन जो लिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ इसको मान लीजिए ई एफ जी मान लीजिए, ठीक है, ई एफ जी मान लीजिए, तो दो सेकेंड वाला जो होगा, ठीक है, सेकेंड वाला जो होगा उसमें ये जो सेकेंड वाला है इसका भी तो ये होगा, ठीक है, इसका भी ऐसा ही वो है। लेकिन जो है यहाँ से ये क्या जा रहा है, इसका जो है इसका फ्लो क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। इसका फ्लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्लो है क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये इसका फ्लो इधर है डीएल का, इसका फ्लो डीएल का इधर है, ठीक है। वेक्टर का दोनों का एरिया सेम था लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ए जो है वो डीएल के अपोजिट है, यानी कि कॉस और ए डीएल के बीच में क्या है, ए अगर इधर है तो डीएल इधर है, तो इसका बीच मतलब क्या है, इसके बीच का एंगल क्या है, -180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री है। तो cos 180 जो है, cos 180 क्या होगा, cos थीटा के जगह पे अगर 180 डाले तो cos 180 क्या होगा, -1। तो ए डी एल क्या हो गया, माइनस ए डी एल, ठीक है, ए डी एल जो बन गया माइनस ए डी एल। इसके लिए ए डी एल आ रहा है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो ए डी एल आ रहा है, इसके लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री है, शेयर बाउंड्री जो दोनों के बीच में कॉमन बाउंड्री है उस पर ए डी एल है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, और इस पे है माइनस ए डी एल, ठीक है। तो ए डी एल और माइनस ए डी एल क्या होगा, जब प्लस होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाउंड्री जो है ये बाउंड्री जीरो हो जाएगा, मतलब ये बाउंड्री मिट गया, ठीक है। ये बाउंड्री जो जीरो हो गया तो ये बाउंड्री मिट गया, ठीक है। इस बाउंड्री को मिटा देते हैं, ठीक है, इस बाउंड्री को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस बाउंड्री को मिटा दिए, उसी तरह क्या होगा यहाँ पे भी, उसी तरह जो है ये केस होगा यहाँ पे भी, इसके लिए भी, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये वाला भी मिट गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, सारा मिट जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते अगर सारा को मिटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, जो हमने सरफेस लिया हुआ है ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, सिर्फ ये सरफेस बचेगा, ठीक है, ये सरफेस बचेगा। तो यही सरफेस क्या है हमारे पास, इसका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री बचेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लाइन इंटीग्रल जो है वो क्लोज सरफेस लिखा गया है, ठीक है, क्लोज सरफेस लाइन इंटीग्रल लिखा गया है ए का, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा और ये हमारे पास यहाँ से जब छोटे चीज़ के लिए n जब इन्फिनिटी होगा तो ये समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जब जोड़ेंगे छोटा छोटा जो भाग जिससे वो बना हुआ है तो सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमको हमारे पास ये आएगा। और कैसे आएगा आप लोगों को यहाँ नीचे बता दिया गया, ठीक है। तो ये लिखने के बाद ही आप इस प्रूफ को लिखिएगा, ठीक है। ये जो है प्लस ये लिखने के बाद इस चीज़ को लिखिए, उसके बाद ये प्रूफ लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं लास्ट में कि दिस इज स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, हो गया, यही चीज़ है। तो हमारे पास वही है, वी फाइंड दैट शेयर बाउंड्री गेट कैंसिल आउट, यही चीज़ जो लिखा हुआ है बस आपको बता दिया गया है, ठीक है। वही चीज़ एक्सप्लेन करके और नीचे यहाँ स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ कर दिया गया, ठीक है। तो यही था स्टोक्स थ्योरम जो आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और इससे जो है वो क्वेश्चन भी लॉन्ग शॉर्ट हर तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, और कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा या फिर ग्रुप खुला हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए। हालांकि ये एग्ज़ाम नया है तो सिलेबस नया है, तो एग्ज़ाम पैटर्न का सिर्फ पता है, एग्ज़ाम का लेवल का पता नहीं है, ठीक है। फिर भी कोशिश किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
अगले टॉपिक के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग एग्जाम सामने है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है और स्टोक्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरम आप करिए चाहे नहीं करिए, ये दोनों थ्योरम जो आपको करके जाना है, ठीक है। और कर्ल, डाइवर्जेंस और जो है ग्रेडियंट है, उसके बाद इंटीग्रल जो है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सारा चीज़ आप करके जाइए, उससे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।